जब से ये 2017 से उत्तर प्रदेश और 2014 से देश में सरकार बनी है, कुछ नचनिए टाइप के अधिकारी आ गए हैं और जो सरकार की ताल पे नृत्य कर रहे हैं। तो ये उन्हीं में से एक है। इस तरह के लोगों को कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेते हुए इस तरह के लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए और काबिल लोगों को इस कुर्सी में बिठाना चाहिए। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। संभल में जो भी सीओ आ रहा है वो लगातार सुर्खियों में, चर्चाओं में बना रहता है। पहले आपने देखा कि अनुज चौधरी जी थे, तब कितनी ज्यादा उनकी चर्चा थी, वो लगातार सुर्खियों में थे। उनको लेकर काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिला, कई आरोप भी उनके ऊपर लगे। वही अब दोस्तों, पीस कमेटी की बैठक में सीओ कुलदीप कुमार ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुस्लिम समाज के लिए किया, धमकी भरे लहजे में बात की, कहा कि ईरान को लेकर जो लोग छाती यहां पर पीट रहे हैं, अगर इतनी ही मोहब्बत है ईरान से तो वो लोग ईरान चले जाएं, और जो लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो उनको मैं जेल में डाल दूंगा। ये कहना है संभल के सीओ का। अच्छा, जो वहां पर लोग थे तो जब आने से पहले उन्होंने सोचा होगा कि वहां पर जाएंगे, पीस कमेटी की बैठक में सब अच्छे से बातचीत होगी, अमन भाईचारे की बातचीत होगी, लेकिन वहां पर तो सीओ साहब ने अपना लहजा ही बदल दिया है। वो धमकी भरे लहजे में बात करने लगे। उस पर दोस्तों लगातार घमासान मचा हुआ है। विपक्ष और भी तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो संभल सीओ के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनकी भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पर हम करेंगे बात। वरिष्ठ पत्रकार केपी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, संभल के सीओ का जो बयान सामने आया है कुलदीप कुमार का, उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? पीस कमेटी की बैठक होती है, पीस कमेटी की बैठक में तमाम लोग आते हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग होते हैं और भी तमाम लोग होते हैं, लेकिन सर उस पीस कमेटी की बैठक में जहां अमन और भाईचारे की बात करनी चाहिए थी, वहां पर सीओ साहब धमकी भरे लहजे में बात कर रहे हैं। वो ऐसा लगता है कि पहले से वो सोचकर बैठे होंगे कि मैं पीस कमेटी की बैठक के बहाने बुलाऊं और इस तरीके से उनको जलील करूं, धमकाऊं। वो कह रहे हैं कि ईरान ईरान को लेकर जो यहां के लोग छाती पीट रहे हैं वो ईरान चले जाएं। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? सबसे पहले तो आपको होली की और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है और ईरान इस समय पे इस युद्ध को झेल रहा है, ये बड़ी दुखदाई बात है। ये जो संभल के सीओ हैं या इस मानसिकता के दूसरे लोग हैं, वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं और कहीं ना कहीं अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह के पैतरे करते रहते हैं। पहली बात तो उनका आपत्तिजनक बयान है ही। दूसरी बात यह है कि वायरल कराया गया जानबूझ के ताकि ये योगी जी तक पहुंचे और योगी जी उनको आशीर्वाद दें। और ये कोई पहले सीओ तो नहीं है, कोई पहले अधिकारी तो नहीं है, कोई पहले कर्मचारी तो नहीं है। ऐसे तो अनेकों है भारतीय जनता पार्टी में जो आशीर्वाद लेके और आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं, राज्यपाल तक के पदों पे बैठे हुए हैं। कई सारे ऐसे जज हैं जो रिटायर ले लिए या वीआरएस ले लिए और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हुए हैं। कई पुलिस वाले हैं जो मंत्री तक बने हुए हैं, आप जानते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में मंत्री बने हुए हैं। तो ये क्या है कि इनको आपसे पहले एक और सीओ आए थे आपके यहाँ संभल में, वो गदा लेके चल रहे थे रैली में, अनुज चौधरी। तो ये सबके अपने निजी स्वार्थ और नितार्थ है इनके, और ये कहीं ना कहीं राग दरबारी करना है। ये भूल गए कि इनकी ड्यूटी क्या है। आप देखिए कि उनको उस प्रकार से ये ट्रीट करें जैसे वो कोई अपराधी हो। शांति के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, सौहार्द के लिए आपने किसी त्योहार से पहले उनको बुलाया है, किसी आयोजन से पहले उनको बनाया है, तो किसी भी पुलिस अधिकारी, प्रशासन का फर्ज ये होता है कि भाई देखिए आप अपना त्योहार सौहार्द से मनाइए, खूब बढ़िया, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कानून नहीं तोड़ना चाहिए, कोई ऐसी अशांति वाली चीज नहीं होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये पुलिस थाना करता है और ये डीएम और एसपी करते देखे हैं, हमें जमाना हो गया ये चीजें देखते हुए। लेकिन जब से ये 2017 से उत्तर प्रदेश और 2014 से देश में सरकार बनी है, कुछ नचनिए टाइप के अधिकारी आ गए हैं और जो सरकार की ताल पे नृत्य कर रहे हैं। तो ये उन्हीं में से एक है।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना। और मैं तो ये कहता हूं, अगर ये इतने ही जो है नफरत करने वाले लोग हैं और इतना ही प्यार इनको एक विशेष दल से है, उसकी सरकार से है, तो बहिष्कार करे ना जो ईरान से गैस आ रही है। ये तो दूषित है, मुसलमानों के यहाँ से गैस आ रही है और वो गंदे लोग हैं, हम क्यों उनकी गैस यूज करें भाई, हम नहीं प्रयोग करेंगे, हम तो लकड़ियों में खाना बनाएंगे। ये घोषणा वो वाली करें ना, उसका स्वागत होगा। वो तो करेंगे नहीं। आप गौ रक्षा की बात करेंगे और गाय का मीट खाएंगे शाम को, वो वाले लोग हैं ये। तो इनकी ये सिर्फ सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं और उसका जवाब कोर्ट ने भी दिया है, उसका जवाब संसद में भी दिया गया है। अब बात यह है कि जो हमारी जानकारी में आई है कि जो वहां के एसपी हैं उन्होंने इनको नोटिस दे दिया है, कारण बताओ। अब कारण बताओ, नोटिस क्या होगा, सब लीपा पोती वाली बातें हैं। और हम और आप भी इस सब्जेक्ट को भूल जाएंगे। कल नई कहानी, नया समय, नई समस्या, नई चीज है। पुरानी चीजों को हम याद रखते हैं क्या? वो जातीय जनगणना का क्या हुआ है, वो बाकी चीजों का क्या हुआ है, वो पीडीए का क्या हुआ, वो अयोध्या में राम रसोई बंद हो गई है, वहां सिलेंडर नहीं है, उसका क्या हुआ? उस पर सीओ साहब कुछ बताएंगे क्या? अभी उत्तर प्रदेश में एक महिला का मर्डर हुआ है, उसका क्या हुआ? रेप के 10 कांड हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी जांच का क्या हुआ? वो नहीं है। नई चीज आ रही है और हम लोग भी उसी पे बहस करते हैं, तमाम मीडिया भी उसी पे पी जाता है। आजकल नया जमाना, नया समय, कल नई बहस, नई कहानी, नई स्टोरी, नई खबर। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है जी। एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि संभल ही क्यों? पश्चिम उत्तर प्रदेश का अगर हम ये एरिया देखें तो बीते 3 सालों से लगातार सुर्खियों में, खासकर जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी है उनकी वजह से ज्यादा। और वहां का जो मुस्लिम समाज है वो ये कह रहा है कि जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है सरकार से ज्यादा वो परेशान कर रहे हैं उनको। इससे पहले आपने जो भी जिक्र किया, संभल के जो पहले सीओ रहे थे अनुज चौधरी, पीस कमेटी में ही उन्होंने कहा था कि जो है जिनको रंग से दिक्कत है तो वो घर में रहे, बाहर मत निकले। और वही सीओ पीस कमेटी की बैठक में धमका रहे हैं। तो ये अच्छा करीम साहब, आप जो है संभल के सीओ या संभल के उस पर क्यों? जो आपके सर्वे सर्वा हैं उत्तर प्रदेश के जो मालिक हैं, योगी जी हैं, उन्होंने तो कहा था जिनको दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। जब वो कह सकते हैं तो पुलिस के एक अदने अधिकारी ने कह दिया, इसमें कौन सी को बड़ी बात है? तो खुलेआम नहीं चल रहा है क्या? वो तो खुलेआम कह रहे हैं। भाई आप देखिए कि जिस जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहां वो घुसपैठी आ जाते हैं। अब दिल्ली में चुनाव था तो घुसपैठियों की भरमार थी, अब दिल्ली से सरकार बन गई तो घुसपैठियां खत्म। फिर वो घुसपैठी बिहार में चले गए, अब बिहार से वो वहां चले गए वेस्ट बंगाल में, आसाम में है वो। तो जहां जहां चुनाव होगा वहां आपको ये अगर समझना है कि ये संभल ही क्यों, तो उस बात का जवाब मैं आपको इसलिए देना चाहता हूं कि 2013 में मुजफ्फरनगर ही क्यों? पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की खासी आबादी है और यहाँ पे इस क्षेत्र में जाट समाज और मुस्लिम समाज कंधे से कंधा मिला के चलता है। दोनों एक दूसरे के साथी हैं और यहाँ का जो एक लोकल राजनीतिक दल है, कहीं ना कहीं ये लोग उसके पीछे चलते थे। उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 2012-13 में किया और उसका नतीजा आपने देखा मुजफ्फरनगर में जो हुआ। उसी का नतीजा था कि देश में सरकार बनी भाजपा की और उत्तर प्रदेश में बनी। वो सौहार्द टूट चुका है। कुछ जाहिल आपकी तरफ हैं और कुछ जाहिल दूसरी तरफ हैं। दोनों तरफ के कुछ चंद जाहिलों ने मिलकर इस सौहार्द को बिगाड़ दिया है और हम दशकों पीछे चले गए हैं। इस सौहार्द को बनाने में अभी लंबा समय लगेगा और वो तब लगेगा जब ठीक होने की स्थिति आ जाए। अभी तो बिगड़ाट ही चल रहा है, अभी तो और बिगड़ेगा। अभी बिगड़ा कहाँ? आप क्यों भूल रहे हैं कि अगले साल चंद महीनों में आपके यहाँ चुनाव है और चुनाव में वोट उस पर अयोध्या मंदिर पे थोड़े मिल रहा है आजकल, या विकास पे थोड़ी मिल रहा है। आपने नोएडा में पिछले 10 साल से आपकी सरकार है, 2 हॉस्पिटल नोएडा में आपने बनाए हैं प्राइवेट, और आप फीता काटने जाते हैं। एक में राष्ट्रपति को बुलाते हैं, एक में चंद रोज पहले खुद जाते हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटलों का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या सरकारी हॉस्पिटल बनने बंद हो गए? निजी स्कूलों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। जब आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम ही नहीं कर रहे हैं
तो वोट किस पे मिलेगा आपको? तो वोट तो इसी पे मिलेगा अब्दुल साहब। जब सीओ साहब इस तरह का माहौल बनाएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब माहौल बनेगा तो माहौल तो यहीं से बनता हुआ चलता है ना। लोकसभा के चुनाव में माहौल तो यहीं से बना था। ठाकरों का विरोध शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी के सामने और भारतीय जनता पार्टी जो सिकुड़ती चली गई थी लोकसभा के चुनाव में। रिजल्ट देखिए आप। तो वो रिजल्ट को अगर सुधारना है तो आपको वेस्टर्न यूपी में इस तरह की चीजों को करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक ही हथियार उनके पास है, दूसरा कोई हथियार नहीं है। उस हथियार को प्रयोग करने के लिए इस तरह की चीजों की शुरुआत है, ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है, जो भी लंबा चलेगा खेला। जी। लेकिन सर ये जो ईरान का मामला है, जिस तरीके से भारत में ये लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो इसमें जो शिया समुदाय है उसका ये कहना है कि उनके रहनुमा का मामला है ये, और उनके धर्मगुरु का मामला है। खमेनी की मौत के बाद उसमें कुछ सुन्नी भी बाद में शामिल हो गए। तो यहाँ की सरकार, यहाँ के कई संगठन, यहाँ के जो ऐसे अधिकारी हैं जिनके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई आपको बहुत हमदर्दी है ईरान से। हमने तो सर ट्रंप की पूजा होते हुए देखा है, हमने बेंजामिन नेतन्याहू की पूजा होते हुए अभी भी देखा है। तो अगर सीओ साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ईरान से हमदर्दी है, तो वो लोग कौन है फिर सर, जिन लोगों ने ट्रंप की पूजा की थी तस्वीर रखकर, जिन लोगों ने अभी आज के ही समय में नेतन्याहू की पूजा की, तो क्या उन पर नजर सरकार की नहीं पड़ रही है? क्या उनसे नहीं कहा जाएगा कि आप लोग चले जाओ इजराइल भाई यहां से? उनके लिए नहीं, वो तो नजरे इनायत करने के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके आका कह चुके। मैंने पहले आपको कहा कि योगी जी ने कहा था पाकिस्तान चले जाओ, और मोदी जी ने क्या कहा था कि ट्रंप हमारे मित्र हैं, अब की बार ट्रंप सरकार और हमारे दोस्त ट्रंप बन गए हैं। क्या आपने देखा नहीं कितने हवन पूजा ढोल ढपड़े और ये सब हुआ था? अगर मोदी जी कर रहे हैं, अगर देश का सर्वा नेता कर रहा है, तो ये छुटवइये तो करेंगे ही। और मैंने कहा कि राज दरबार में नृत्य करने वालों की श्रेणी में ये लोग आते हैं, तो नृत्य ही तो कर रहे हैं ये। और ये चाह रहे हैं कि आका की नजर हमारे ऊपर, एक अदद नजर हमारे ऊपर पड़ जाए और आका कुछ सिक्के इधर भी उछाल दें और आका हमें भी कुछ कृतार्थ कर दें, हमें भी कोई टिकट भाजपा का दे दें, हम भी एमएलए जीत जाएं और हम भी मंत्री बन जाएं, क्योंकि बने हैं ना लोग इस आसान रास्ते से। तो ये उसको ढूंढ रहे हैं। इनका कोई सरोकार नहीं है ईरान से, उत्तर प्रदेश से, भारत से, इनका कोई सरोकार नहीं है। इनका सरोकार निजी स्वार्थ से है कि कुछ पा जाएं। क्या पा जाएं? बाकी तो पा ही रहे हैं आप, लूटपाट करके। खनन का देखिए, खनन बंद हो गया उत्तर प्रदेश में, गो हत्या बंद हो गई है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, कोई अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोई मर्डर नहीं है। बाकी काम तो आपने बंद कर ही दिया है, अब ये बचा हुआ है आपका। मेरा कहने का मतलब है, जो इस प्रकार के लोग हैं, देखिए इंसानियत के नाते और भारत को, हिंदुस्तान को जिस नजरिए से जाना जाता है, जिससे उसको दुनिया में उसकी पहचान है, उसकी सांस्कृतिक पहचान है, हमारा सीधा सीधा संदेश है कि हम ना किसी के दुश्मन है ना किसी के दोस्त है, खासकर इस तरह की चीजों में जब युद्ध कहीं होता है। हमारे तमाम गल्फ कंट्री के मुस्लिम देशों से हमारी दोस्ती है और हमारी एशिया के भी कई सारे देशों से दोस्ती है। रशिया से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। ये अन्याय जब अन्याय करते थे, इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो बड़े नेता थे, हमारे जो पुराने नेता थे, अभी वाले नेता थे वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन छोड़ना होगा इजराइल को। और इजराइल की तरफ वो खड़े नहीं हुए थे, फिलिस्तीन की हुए थे, क्योंकि वो सच्चाई और हकीकत की तरफ खड़े हुए थे। वो तो भाजपा के थे वाजपेयी जी। तो हम इंसानियत के साथ रहते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं। आज हमें साथ देना पड़ रहा है, हमें नहीं पता कौन सी मजबूरी है, क्या दिक्कत है, क्यों हमें चुप रहना पड़ रहा है। पहले तो ट्रंप ही हमारी बेइज्जती करते थे, जो लगभग 100 से ज्यादा बार कर चुके हैं। अब तो उनके मंत्री, उनके सचिव, उनके प्रेस सेक्रेटरी तक कर रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हम तो नहीं कर सकते यहाँ। तो मेरा कहने का मतलब है, जब उस स्तर के लोग बोल रहे हैं, तो ये नीचे अदने सीओ और डीआईजी, डीएसपी, इस लेवल के अधिकारी अगर बोले, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं इस बात से नहीं पड़ता है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। अभी तो जहर घुला हुआ है, जहर फैल रहा है, ये भी फैलाने में लगे हुए हैं।
ताकि इनके हाथ कुछ लग जाए। तो इसलिए आप ये खाली इसी को क्यों देख रहे हैं? अरे आपने तो बनाई थी ना हिंदूवादी सरकार, आप तो कह रहे थे ना बटोगे तो कटोगे, तो ये शंकराचार्य क्यों बट रहे हैं? ये हिंदू क्यों बट रहे हैं? ये ठाकुरों में और ब्राह्मणों में लड़ाई क्यों हो रही है? ये शंकराचार्य किस चीज की डिमांड कर रहे हैं भाई? ये क्या कह रहे हैं? ये भी इराक जा रहे हैं क्या? इनको भी बताइए भाई सीओ साहब कुछ। ये शंकराचार्य आप भी इराक चले जाइए या इनको वहां श्रीलंका भेज दो, क्योंकि बौद्ध वाला भी मामला ठीक रहेगा इनके लिए। श्रीलंका भेज दो, बर्मा भेज दो, नेपाल भेज दो, इनको भी भेजो कहीं। तो क्या आप बना रहे हैं देश को? इधर भेज रहे हैं। तो ये चंद लोग हैं जो अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करते हैं। और ये दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य है प्रदेश का। एक कानून में बैठे लोग, जिनके हाथ में कानून है, जिनके हाथ में अधिकार है, अगर वो इस तरह का आचरण कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सौहार्द बनाए रखने के लिए वहां बिठाया है। इस तरह के लोगों को कोर्ट को तत्काल संज्ञान लेते हुए इस तरह के लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए और काबिल लोगों को इस कुर्सी में बिठाना चाहिए, क्योंकि ये न्याय की कुर्सी है। ये किसी के निजी हित साधने की कुर्सी नहीं, ये न्याय की कुर्सी है और सम्मान की कुर्सी है। इस कुर्सी का सम्मान होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर एक आखिरी सवाल लेंगे कि सीओ साहब ने एक और बात कही थी कि जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा उसको मैं जेल में डाल दूंगा। हालांकि सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है उत्तर प्रदेश में, कहीं भी आप बीते कई सालों से नहीं देख रहे हैं। लेकिन सर वहीं अगर आप जाएंगे राजस्थान, बीजेपी सरकार वहां भी है। बुलडोजर का असर तो बाकी राज्यों में गया, लेकिन राजस्थान में हमने देखा अलविदे की नमाज के दिन लाखों लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। सर वो तस्वीर आपने भी देखी होगी, राजस्थान की जयपुर की तस्वीर। तो बीजेपी सरकार तो वहां भी है, यहां भी बीजेपी सरकार है। देखिए अब्दुल साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये जो दिखावे में विश्वास करते हैं और दिखावा करते हैं, हमें तो दोनों ही धर्मों में अच्छे नहीं लगते। मैं आपको साफ बात बताऊं, अगर किसी को इबादत करनी है और किसी को बहुत ज्यादा धार्मिक बनना है तो उसके लिए यही काबा है, घर में ही उसके लिए काबा है, मस्जिद है। और उसी के लिए आपने, अगर आप कबीरदास को, रविदास को सुनेंगे, कबीर तो, रविदास तो वहीं थे काशी में, और उन्होंने कहा कि चलिए गंगा स्नान करें। बोला ये तो मेरी कटौती में ही गंगा है। तो ये क्या है, इस धर्म में जब सियासत आ जाती है तो फिर ये इस तरह की चीजें आपको दिखाई देती है। नमाज देश में पहली बार नहीं हो रही है और हिंदू धर्म कोई पहली बार नया नया नहीं आया है, लेकिन इसमें राजनीति घुस गई है। हिंदुत्व के कंधे पे बैठ के हम राजनीति कर रहे हैं, धर्म के चश्मे से राजनीति को देख रहे हैं और राजनीति के चश्मे से धर्म को देख रहे हैं, तो वहां तो स्वार्थ बिगड़ना तय है। और मैंने आपको पहले ही कहा ना कि ये पार्टी तो आई है धर्म के नाम पे ही। विकास तो हो चुका है इनका, विकास तो आप देख ही रहे हैं। अगर विकास हुआ था और आपने मंदिर बनवाया था तो अयोध्या में क्यों हार गए आप? अगर आपने विकास किया है तो बताइए ना जनता को कि हमने ये विकास किया और हमें वोट दीजिए, और जनता दे धनाधन वोट दे आपको। फिर क्यों आप हिंदू धर्म को बीच में ला रहे हैं? फिर क्यों आप धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं? फिर क्यों आप हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं? आप तो विकास की बात करिए, लेकिन क्योंकि विकास हो तो करें। हमने बताया ना आपको कि शिक्षा का और स्वास्थ्य का कितना नुकसान पिछले 10 साल में हुआ है। जब आप इसका आकलन करेंगे आपको तब पता लगेगा। अभी तक 2025 के जो आंकड़े हैं, लगभग 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश में हैं। तो अगर आपके यहाँ स्कूल बंद हो रहे हैं और बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को आप निजी स्कूलों में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, या गरीब आदमी नहीं पढ़ेगा तो वो तो जाहिल बनेगा। और आप सब चाहते हैं कि लोग जाहिल बने और वो जयकारे आपके लगाते रहे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो लगाएगा नहीं, या फिर वो सीओ जैसा पढ़ा लिखा हो सकता है लगाए। तो इसलिए ये चाल है सियासी दलों की, और उसमें जो सियासी दल है मुख्यतः इसी पे राजनीति करता है। ये सब राजनीति के दरबार में नृत्य करने वाले लोग हैं और अपने अपने चंद सिक्कों के लिए, अपने अपने चंद लालच के लिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी ठीक है सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपने देखा अभी किस तरीके से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी सर थे,
और जिस तरीके से संभल के सीईओ कुलदीप कुमार का जो पीस कमेटी में एक जो बयान सामने आया, उनके सामने जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो बैठे थे, अलविदा जुमे की नमाज को लेकर वहां पर पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन जहां पर अमन और भाईचारे की बात होनी चाहिए थी, वहां पर कुलदीप कुमार के द्वारा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो पूरे देश ने देखा और उस पर विपक्ष जो है उन पर जमकर हमलावर है, कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस आज के लिए इतना है, 4 PM।